हेलो ऑल माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपक्रू वनडे एकेडमी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अपक्रू के वनडे प्लेटफॉर्म पे लेखपाल के लिए जो 20 दिन की स्ट्रैटेजी चल रही है उसके तहत हर एक सेक्शन को अभ्यास के माध्यम से कराया जा रहा है। और उसी सेक्शन को उसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोग के लिए लेखपाल में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और ये 2-3 सेगमेंट में आपका ख़त्म हो जाएगा और इनको देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आपके ग्रामीण समाज और जीएस से रिलेटेड है और आप रिपीट तो होने ही हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे हैं तो आ सकते हैं, इसलिए देखना भी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हर किसी एग्ज़ाम में हर कोई देख के जाता है, इसलिए मैं आप लोग को ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया था, ये आपका 2015-16 में जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन है और उसमें कुछ और है। मैं इसी तरह आपको 2-3 सेगमेंट में ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा और बहुत शॉर्ट वीडियो बनेगी, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रोहिलखंड और ऊपरी दोआब राज्य के पश्चिमी भागों में कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए पूछा गया था, तो वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपकी खड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है। रोहिलखंड और ऊपरी दोआब राज्य के पश्चिमी भागों में खड़ी बोली भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न देखिए, सरकारी निकायों को तहसील स्तर पर क्या कहा जाता है। सरकारी निकायों को तहसील स्तर पर क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं पंचायत समिति। क्या बोलते हैं, पंचायत समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछ रहा है, अभी का नहीं, ठीक है, याद रखिए। तो अभी तक हम लोग का नया सेंसस रिकॉर्ड आया ही नहीं है, तो इसलिए भी अभी तक हम लोग को 2011 का ही पढ़ना है। तो उसके अकॉर्डिंग वो तब पूछा गया था और अभी भी जब क्वेश्चन बनेंगे तो 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप लोग 2011 की जनगणना खासकर यूपी का जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, लखनऊ। इसका कुछ क्रम है जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। देखिए इसमें आपका लखनऊ सबसे पहले स्थान पर है, ठीक है, लखनऊ है, उसके बाद कानपुर है, फिर गाज़ियाबाद है, फिर आगरा है, फिर मेरठ है। ये क्रम याद कर लीजिए, ठीक है। लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद, आगरा, मेरठ। लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद, आगरा, मेरठ, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस समिति ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपये से अधिक खर्च कर रहा है तो वह गरीब नहीं है। देखिए ये रंगराजन समिति, रंगराजन समिति आई थी, ठीक है। ये 2012 में बनी थी, 2014 में रिपोर्ट पेश की थी। और ध्यान रहे इस बात का कि ये 32 रुपये का जो इन्होंने खर्च बताया है प्रति व्यक्ति, ये ग्रामीण के लिए बताया। किसके लिए था, ये इन्होंने ग्रामीण परिवेश के लिए बताया था। और शहर के लिए कितना था ये इनका खर्चा प्रति व्यक्ति, तो ये था 47 रुपये, ठीक है। ये कितना था, 47 रुपये था। और ग्रामीण के लिए कितना था, रुपये 32। याद रखिए आप लोग, मतलब ग्रामीण सेक्टर के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 32 रुपये पर व्यक्ति अगर पर डे खर्च कर रहा है प्रतिदिन तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। और शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रति व्यक्ति पर प्रतिदिन अगर कर रहा है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। ये रिपोर्ट आप लोग याद रखिएगा, रक्सी रंगराजन समिति ने दी थी और 2012 में ये बनी थी और 2014 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय हमारा इलाहाबाद है ना। ये सबको पता होगा, लेकिन ये ठीक है पूछा गया है इसलिए मैंने इसको डाल दिया, याद रखिए उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना गया, तो वाराणसी। वाराणसी वैसे भी पुरातन शहर माना गया है, इसको विश्व का सबसे पुराना शहर माना गया है, ये उपलब्धि है वाराणसी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चमड़ा शहर, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चमड़ा शहर या पूर्व का मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है, तो ये कानपुर को, ठीक है, ये कानपुर को दिया गया है चमड़ा शहर। ऐसे पूछा गया है चमड़ा शहर किस शहर, मतलब किस जिले को या फिर किस शहर को संज्ञा दी गई, तो ये आप कानपुर याद रखिए। इसको पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रहे, अगर ये पेयर में दे दे
चमड़ा के लिए, तो ये जान रखिए कानपुर और आगरा दोनों चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध हैं, दोनों ही चमड़े के सामान के लिए फेमस हैं, कानपुर और आगरा। ठीक है, ओके। अगला देखिए क्वेश्चन फटाफट। देखिए इंदिरा गांधी आवास योजना, अभी हमारा कौन सा आवास योजना चल रहा है? अभी हमारा चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना। अभी हमारा कौन सा आवास चल रहा है? अभी चल रहा है पीएम आवास। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, पीएम आवास की सारी डिटेल देख लेंगे। ये आप लोग का काम है, पीएम आवास की सारी डिटेल आप लोग देख लेंगे। कब से स्टार्ट हुआ है, 2022 तक कितना लक्ष्य पूरा हो गया है, इस बार बजट में कितना केंद्रीय बजट में इसके लिए कितना व्यवस्था किया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा, ये आप लोग को देख लीजिएगा ज़रूर से कि पीएम आवास में इस बार पीएम आवास योजना के लिए केंद्रीय बजट में कितना व्यवस्था किया गया है। उत्तर प्रदेश बजट में आवास के लिए इस बार कितना दिया गया है, 7,000 करोड़। अगर आप लोग को बजट का देखना हो उत्तर प्रदेश का, तो आप लोग मैंने बजट का पढ़ा दिया है बहुत कम पॉइंट्स के साथ, मतलब समझ लीजिए कि मुश्किल समय लग रहा है कि 35-40 उससे कम ही होगा, शायद 25 से 30 पॉइंट्स में मैंने इसको पूरा बजट यूपी का बता दिया है, वही इतने इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख लीजिए, आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, पीएम आवास का डिटेल देख लीजिएगा। इंदिरा आवास के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें केंद्र और राज्य की कितनी भूमिका है वित्त पोषण में? तो देखिए केंद्र 75% देता है वित्त और 25% काम किसका है, ये राज्यों का है। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1997-98 में स्टार्ट हुआ था इंदिरा आवास योजना। ठीक है, ये पूरी जानकारी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भूमि कृषि का रिकॉर्ड क्या है? भूमि कृषि का रिकॉर्ड या कृषि भूमि के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो गिरदावरी। क्या होता है ये? गिरदावरी। गिरदावरी को कृषि भूमि का रिकॉर्ड के नाम से को कृषि भूमि के, यहाँ केर हो जाएगा, कृषि भूमि के रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गिरदावरी को। ठीक है, इसमें कुछ और डिटेल है, देख लेते हैं उसको। देखिए जैसे खतौनी क्या होता है? ये सभी प्रकार की भूमि का अभिलेख होता है। भूमि का अभिलेख खतौनी क्या बोलते हैं? भूमि का अभिलेख। इसमें सभी प्रकार की भूमि का अभिलेख आ जाता है खतौनी का। जमाबंदी क्या हो जाता है? यह एक दस्तावेज है जिसमें अधिकारों के रिकॉर्ड के साथ साथ खेती स्वामित्व के रिकॉर्ड में शामिल होते हैं। ठीक है, जमाबंदी पूछेगा तो आप लोग ध्यान देंगे, ये क्या है? एक दस्तावेज है जिसमें अधिकारों के रिकॉर्ड के साथ साथ खेती स्वामित्व के रिकॉर्ड भी शामिल होते हैं जमाबंदी में। अब भूमि का पंचनामा क्या है? मतलब किसी भूमि पर लगभग आप कब्जा कर लिए तो उस भौतिक कब्जे को ये उस भूमि का पंचनामा बताता है। ठीक है, और आप लोग खतौनी दिया हुआ देखिए, इसके साथ आप लोग खसरा बता दीजिए कमेंट में क्या होता है। खसरा और सजरा, खसरा और सजरा, इन दोनों के बारे में अगर आप कमेंट करेंगे, कमेंट करिए, कमेंट करेंगे क्या आप लोग? कमेंट कीजिए कि खसरा और सजरा क्या होता है। ठीक है, ये देखिए खतौनी, खसरा, सजरा, जमाबंदी, भूमि का पंचनामा, ये सब पूरा ग्रामीण विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि आप लेखपाल का एग्जाम भी दे रहे हैं, है ना, तो लेखपाल का ही सब टर्मिनोलॉजी है, इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए खसरा और सजरा के बारे में थोड़ा बताइएगा प्लीज़। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। 1 एकड़ बराबर कितने वर्ग गज होता है? तो 1 एकड़ बराबर हमारे क्या 4840। ये तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बिस्वा और बीघा में क्या संबंध है, ये भी आप लोग देख लीजिए। जैसे 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा होता है, और पूरे यूपी में ये नहीं होता, याद रखिए, मैक्सिमम जगह ये होता है। ठीक है, 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा, थोड़ी सी वेरिएशन है यूपी में, लेकिन मैक्सिमम जगह यही चलता है। तो क्वेश्चन आएगा तो यही वाला पूछेगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए NREGP मतलब नेशनल रोजगार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है ना, नरेगा। तो यहाँ पर P फॉर प्रोग्राम है यहाँ पर। ठीक है, P फॉर क्या है? प्रोग्राम है। तो इस क्वेश्चन क्या है कि NREGP को किसने ग्रामीण विकास का एक शानदार उदाहरण कहा है? ठीक है, किसने ग्रामीण विकास का एक शानदार उदाहरण कहा है? तो 2014 में विश्व बैंक ने, किसने? 2014 में विश्व बैंक ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को ग्रामीण विकास का एक शानदार उदाहरण कहा है। और ये जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, ये 2008 से सभी जिलों के लिए लागू है। 2008 से पहले 2005 में ये अधिनियम आया था, 2006 से लागू हुआ था। ठीक है, ये 2005 में संसद में अधिनियम लाया गया था, फिर 2006 से
ये लागू हुआ था और फिर 2008 से इस भारत के सभी ज़िलों के लिए लागू हो गया है। 2006 के में सभी जगह नहीं हुआ था, पर 2008 से सभी ज़िलों के लिए लागू किया गया। और 2020-21 से प्रतिदिन औसत मजदूरी, मतलब 2020-21 से औसत मजदूरी को 11% बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, 202 रुपये। ध्यान रखिए, अभी आप लोग 100 और 150 में ना रुके रहिएगा, अब हो गया 202 रुपये। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि अभी ग्रामीण परिवेश का एक क्वेश्चन है, तो ग्रामीण मतलब नरेगा में भी कितना प्रतिदिन औसत मजदूरी दिया जा रहा है, तो 202 रुपये। ठीक है, 182 रुपये से 11% बढ़ा दिया गया था। ओके, ठीक है, ये आपका नरेगा के बारे में पूरी जानकारी होगी। अगला देखिए, 10 लाख आबादी वाले ज़िले के लिए जिला अस्पताल में बिस्तरों की संख्या कितनी होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन में यहाँ होना चाहिए कि न्यूनतम मतलब कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 300 बिस्तर कम से कम होने चाहिए। 10 लाख आबादी वाले किसी ज़िले के जिला अस्पताल में कम से कम 300 बिस्तर होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आए हुए वही मैंने डाले हैं, पहले ही बताया मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब आया, तो ये 1947 में आया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब आया, तो ये 1947 में आया। आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब आया, मतलब कब उत्तर प्रदेश में इसको लाया गया, तो 1947 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा इधर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट, मतलब किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के न्यायालय मतलब उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, इसका खंडपीठ आप जानते हैं लखनऊ में है। ठीक है, तो उसके मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। याद रखिए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश दोनों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और किसके सिफारिश पर या किसके मशविरा पर, तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। और ये किस आर्टिकल के तहत होता है, तो ये 217 के 1 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 217 के 1 तहत। और आप लोग ये भी याद रखिए कि आर्टिकल 124 है। ठीक है, 124 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, CJI की। ठीक है, उसके ये आप लोग दोनों याद रखिएगा, 217 और 124। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका ग्राम सभा से है। तो ये देखिए, प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें, कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। और उन बैठकों के किस नाम से जाना जाता है या कब होता है, तो वो भी देख ली है इसमें कि एक खरीफ फसल की कटाई के तुरंत बाद होता है। किस खरीफ फसल की कटाई के तुरंत बाद होता है, जिसे हम लोग खरीफ बैठक कहते हैं। ठीक है, तथा दूसरा रबी फसल की कटाई के तुरंत बाद होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रबी बैठक। ठीक है, तो 2 बैठक साल में होना इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 2 कम से कम होगा। और उन दोनों का जो ऑफिशियल नाम दिया गया है, क्या दिया है, खरीफ बैठक और रबी बैठक। ठीक है, खरीफ फसल की कटाई के बाद होता है तो खरीफ बैठक, रबी फसल कटाई के बाद होता है तो रबी बैठक। ठीक है, ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, मिड डे मील कार्यक्रम के तहत स्कूल स्तर पर बच्चों के कम वजन का प्रतिशत किस आवृत्ति पर आंका जाना चाहिए। ये अर्धवार्षिक रूप से आंका जाना चाहिए। ठीक है, अर्धवार्षिक स्तर पर इनकी जांच होनी चाहिए। ये है आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनरेगा के लिए, देखिए मनरेगा आ गया यहाँ फिर से, मनरेगा के लिए केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात, ये आपको लोगों को लग रहा होगा मनरेगा कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार क्वेश्चन आया हुआ है ना, प्रीवियस ईयर आया हुआ तो मैंने डाला है। देखिए यहाँ पर वित्त पोषण के बारे में बात किया गया था, इसलिए मैंने यहाँ डाला इसको। याद रखिए, मनरेगा के लिए 75% आपका केंद्र देता है और 25% कौन देता है, राज्य देता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए अभी हम लोग वित्त पोषण किसका पढ़े थे, प्रधान इंदिरा आवास योजना का। ठीक है, और मैंने आपसे बोला था PM आवास योजना का आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, RFP का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ठीक है, RFP का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो इसका है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ठीक है, अगला देखिए, यूपी में परीक्षा बाद किस नदी बनाया गया है, तो आप लोग जानते होंगे
यूपी में परीक्षाबाद किस नदी पे, तो ये बेतवा नदी बनाया गया है। परीक्षाबाद किस नदी पे है, बेतवा पे। ये सिर्फ आपके लेखपाल में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ये परीक्षाबाद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यूपी को उत्तर प्रदेश नाम कब दिया गया। यूपी को उत्तर प्रदेश नाम कब दिया गया, ठीक है। यूपी को उत्तर प्रदेश नाम 1950 में दिया गया। कब दिया गया, 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। 1950 से पहले इसका नाम क्या था, या 1950 तक इसका नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था। क्या था, संयुक्त प्रांत था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नामकरण होने के उपलक्ष्य में 2017 के तत्कालीन गवर्नर जो राम नाईक थे, ठीक है, तत्कालीन गवर्नर राज्यपाल राम नाईक थे, इन्होंने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि किस समय से मतलब किसने किस समय इसका प्रस्ताव आया था, तो 2017 से। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और 24 जनवरी 1950 को नामकरण हो गया था उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश हो गया था, इसलिए इसको 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम होने पर प्रथम राज्यपाल कौन थे। ये देखिए, संयुक्त प्रांत से बदल का नाम जब उत्तर प्रदेश हुआ तो उस समय प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, ये क्वेश्चन देखिए। अगले पेज पे इसका आंसर है, क्या नाम है उनका, फिरोज शाह मोदी, होरमुज़जी। ये देखिए होरमुज़जी, फिरोज शाह मेहदी। तो आपको ये अगर नाम याद करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीधा फिरोज शाह मोदी याद करिए। ठीक है, होरमुज़जी, फिरोज शाह मोदी, ये थे जब यूपी का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा संयुक्त प्रांत के बाद, तब पहले गवर्नर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कीथम झील जिसे सूर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए। ठीक है, ये एक पक्षी अभ्यारण्य है और किस जिले में है, तो ये आगरा जिले में। किस जिले में है, ये आगरा जिले में है। और उसी के साथ आप जान लीजिए मोती झील कहाँ पर है, तो कानपुर में है। और राजा का ताल कहाँ है, महोबा में। ठीक है, राजा का ताल कहाँ है, ये महोबा में है। मोती झील कहाँ है, कानपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देखिए पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। पीडीएफ का पूर्ण रूप हम लोग हमेशा पीडीएफ की बात करते हैं, अगर पता है आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, चूँकि पूछा गया है और आप लोग को याद भी रहना चाहिए। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है आपकी पीडीएफ का पूर्ण रूप, मतलब फुल फॉर्म। पोर्टेबल जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं पीडीएफ फाइल दे दीजिए। ठीक है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट याद रहेगा आप लोग को। उसमें तमाम आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी तरह देगा, पोर्टेबल दे देगा, डॉक्यूमेंट दे देगा, फॉर्मेट की जगह प्रोग्राम दे देगा, है ना, फिर डॉक्यूमेंट की जगह कुछ और दे देगा, डायरेक्टरी दे देगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन थोड़े से इसमें पास हो गए, कोई नहीं। अगला देखिए, अस्सी घाट, मटकरिका घाट, हरिश्चंद्र घाट किस जिले में स्थित है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी जो बनारस के आसपास नहीं होंगे, मे भी हो सकता ना जाने, तो इसका आंसर होगा वाराणसी। ठीक है, इसका साथ में और बहुत सारे घाट हैं, अस्सी घाट के साथ मटकरिका दशाश्वमेध घाट हो गया, है ना। वहाँ पर बहुत मतलब बनारस में अगर आप कभी भी गए होंगे तो जानते होंगे घाटों की संख्या बहुत है। ठीक है, और शाम को जब गंगा आरती होती है तो घाट बहुत रौनक, घाटों पे बहुत ही रौनक हो जाती है। कभी जाइए, देखिए, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय किस राष्ट्रीय संस्था का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है। पूछ रहा है किस राष्ट्रीय संस्था का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है। कि ऑल इंडिया रेडियो, किसका है ये, ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, याद रखिए आप लोग। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो का ये भी पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यूपी के किस शहर में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यूपी के किस शहर में है, तो ये बरेली इज्जत नगर, बरेली की इज्जत नगर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 नवंबर 1979, 2 नवंबर 1979 को इसकी स्थापना हुई थी, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी का सहारनपुर शहर किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर फेमस है, याद रखिए, लकड़ी की नक्काशी, सिर्फ लकड़ी मत याद रखिएगा, लकड़ी की नक्काशी,
ऐसा उन लकड़ी के सामान आपको याद हो जाए, मेरठ है वो, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर यूपी के किस शहर में है। अब बांके बिहारी के नाम से क्या है अपना मथुरा वृंदावन, तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका वृंदावन। इस मंदिर की स्थापना किसने की थी, स्वामी हरदास जी ने की थी। बांके बिहारी मंदिर की स्थापना किसने की थी, स्वामी हरदास जी, जो तानसेन के गुरु थे, जानते होंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय चाय बोर्ड का, हम लोग चाय बहुत पीते हैं, याद रखिए। वैसे एक चीज़ और बता दें कि जैसे कॉफ़ी बोर्ड हो गया, चाय बोर्ड हो गया, रबड़ बोर्ड हो गया, इन सब का मुख्यालय और कब इनकी स्थापना हुई आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। कॉफ़ी बोर्ड हो गया, चाय बोर्ड हो गया, रबड़ बोर्ड हो गया, आप इन सब को जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है, तो जौनपुर। किसने बनवाया था, इब्राहिम शाह सरकी, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है, और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, जौनपुर में इब्राहिम शाह सरकी इसको बनवाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, मैंने बोला था पहले ही छोटी वीडियो बनेगी। ठीक है, प्रश्न क्या है, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं 1929 में कौन सा बाल विवाह से संबंधित आया था, शारदा अधिनियम आया था। कौन सा आया था, शारदा अधिनियम। अब इसको हरबिलास शारदा जी के द्वारा लाया गया था, इसी के नाम पे शारदा अधिनियम पड़ गया था, ठीक है। ये हो गया आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपको आपके आए हुए थे, है ना, ठीक है। इसमें हाँ, आप लोग कमेंट कीजिए कि शारदा अधिनियम के तहत लड़का और लड़की की उम्र, शादी की उम्र कितनी रखी गई थी, ठीक है। उम्र को कितना कर दिया गया था शादी के लिए, ठीक है। शादी के लिए अगर आप लोग कमेंट करें, बताइए, अगर आप लोग पता है तो ज़रूर बताइए। जैसे शारदा अधिनियम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए थे। अभी 2 या 3 सेगमेंट में मैं ये जितने क्वेश्चन आए थे सब करा दूंगा, सब आप लोग एक बार देख के फिर रिवाइज कर लीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा इसका पीडीएफ मैं डाल दूं, ठीक है। इसका पीडीएफ डाल दूंगा ताकि रिवाइज करने में आप लोग को आसानी हो। और ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आए हुए हैं एक बार और जिनका करंट से कोई संबंध नहीं, उनके आने के चांसेस हमेशा रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। ओके दोस्तों, आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।